नमस्कार मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं काल सर्प दोष क्या है और इनका निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से काल सर्प दोष होते हैं, इसी से रिलेटेड आज का टॉपिक। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हाँ, खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक किया करो। और आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लग रहा, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए एक उत्साहवर्धन, मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। सबसे पहले तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि राहु केतु से ही हमारे कालसर्प दोष का निर्माण होता है। तो राहु केतु है क्या, एक्चुअली में ये क्या होता है? तो राहु केतु देवता सर्प एवं काल माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? राहु केतु, जो राहु केतु से मिलकर ही हमारा क्या होता है, इस काल सर्प दोष का निर्माण होता है। तो राहु केतु हमारा एक देवता होता है, ठीक है। और जो केतु, इन दोनों के बीच में अगर राहु केतु के मध्य में कोई पूरे प्लेनेट हो, राहु केतु के मध्य में अगर बाकी जो शेष प्लेनेट बचे हैं, ठीक है, 7 प्लेनेट, तो इसके मध्य में आते हैं तो ये काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। क्लियर? आपको ये ध्यान में रखना है। ये वैदिक के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि लाल किताब में राहु केतु कभी कभी एक घर आगे पीछे भी होते हैं, कभी कभी एक ही घर में युति बनाकर भी बैठते। इसका नाम ही क्या माना गया, फिर काल सर्प कहा गया है। इन दोनों की युति के बीच में, इन दोनों प्लेनेटों के मध्य बाकी जो 7 प्लेनेट आ जाएंगे तो ये काल सर्प दोष के अंतर्गत लागू। अब ये काल सर्प दोष प्रत्यक्ष रूप में अगर राहु केतु ग्रह ना होकर केवल एक गणना जो बिंदु मात्र जन्म चक्रम में इन दोनों की स्थिति अगर विशेष कंडीशन में देखे तो यहां योग निर्मित होता है, जहां बैठा होता है। तो ठीक मान लीजिएगा यहां पर मैं, जो कि हमेशा एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, ठीक है। अब काल सर्प दोष का जो निर्माण होता है तो राहु केतु हमेशा 180 डिग्री के एंगल में ही इसका निर्माण होता है। 180 डिग्री को 80 डिग्री अर्थात एक दूसरे के समक्ष होना, आमने सामने होने। जहां पर राहु बैठा उसके ठीक 7वें घर में की स्थिति बन जाए, या जहां पर केतु बैठा है उसके ठीक राहु की स्थिति बन जाए, यानी 107वें घर में ठीक आमने सामने, अर्थात इसे ये कह दीजिए 180 डिग्री के एंगल पर तो घटित होता है राहु केतु। पर होता कब है? राहु केतु के मध्य में बाकी शेष जो प्लेनेट है आने चाहिए। तो ऐसे में काल सर्प दोष व्यक्ति की कुंडली में घटित हो जाता है। क्या है? राहु केतु की जो हमेशा जो गति होगा ना, वो विपरीत कंडीशन में होगी। कैसी कंडीशन में होगी? राहु केतु की जो गति होगी वो हमेशा विपरीत कंडीशन में, और ये वक्री गति में ही चलते हैं। अर्थात समस्त ग्रह, अगर मान लीजिएगा मेष में मंगल राशि में, तो वो विपरीत कंडीशन में नहीं, वो अगली राशि में प्रवेश करेगा, मार्गी होगा, अर्थात वृषभ में जाएगा। लेकिन राहु केतु दोनों एक ऐसे प्लैनेट है, हो जाते विपरीत राशियों में चले जाते हैं। जैसे मेष में बैठे अपोजिट जाएंगे, वो मीन में चले जाएंगे, ना कि वो वृषभ में जाए। ठीक इसी प्रकार से ये राहु केतु का जो साइकिल होता है वो चलता है। आप स्क्रीन पर एक टेवा देख पा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लग्न को निर्धारित कर लेते हैं। यह मेष लग्न की कुंडली हुई, क्योंकि मेष राशि पहले का, इसमें हम बाकी शेष राशियों को फिल कर लेते हैं। तो अब ये हमारी मेष लग्न की कुंडली बन। तो अब काल सर्प दोष की अगर बात करें, मान लीजिएगा केतु सेकंड भाव में, केतु 8वें घर में, ठीक यहां से अगर देखें हम सेकंड भाव से 8वें घर की तरफ यहां तक क्वांटी करेंगे, जहां केतु बैठा उससे 7वां घर आ रहा है, बिल्कुल 180 डिग्री के एंगल पर राहु केतु होंगे। अब इन प्लेनेटों के मध्य में बाकी जो 7 प्लेनेट है वो आ जाए, या केतु के साथ में बैठ जाए, या पहले घर में बैठ जाए, या 12वें घर में, 11वें घर में, 10वें घर में, कहीं भी, लेकिन ठीक राहु केतु की चुंगल से बाहर नहीं।
के अंदर ही अंदर यहाँ पर प्लेनेट आना चाहिए। केतु धन भाव में बैठा है यहाँ पर, अगर यहाँ पर कोई अन्य प्लेनेट आ गया या फिर यहां ना होकर 8वें घर में यहाँ पर राहु बैठा, इसके ठीक पहले अगर 7वें घर में अन्य प्लेनेट भी आ गया या 2-3 प्लेनेट आ गए और बाकी प्लेनेट राहु केतु के इन घरों में बैठ जाए, पहले 12वें 11वें 10वें 9वें में या 8वें में राहु के साथ में, तो ये फिर कालसर्प योग का निर्माण नहीं हुआ। इस प्रकार से कालसर्प दोष की कुंडली को देखना है। एक ब्लैंक टेवा है। अब इसमें हम राशि और प्लेनेट को देख लेते हैं। राहु पहले घर में, दूसरे घर में चंद्रमा, अब राहु तीसरे घर में और चौथे घर में और 5वें घर में कोई प्लेनेट नहीं है और 7वें घर में केतु। एक उदाहरण के तौर पर ये कुंडली है। अब आप ये ध्यान रखिए कि इसमें क्या होता है, समस्त जो कुंडली में जो बढ़ती हुई राशि से क्रम की गति करते हैं, केतु हमेशा वक्री होते हैं। जैसे लगन में राहु बैठेगा, वक्री हो जाएगा, यहां से उल्टे भाव में जाता है, पीछे के घर में जाएगा, 3 में चला। राहु केतु की गति जो वक्री ही होती है, अर्थात समस्त ग्रह कुंडली में बढ़ती हुई राशि में क्रम से गति करते हैं। जैसे कि यहाँ पर चंद्रमा को देखे दूसरे घर में बैठे होंगे, तो ठीक इसकी अवधि पूर्ण करने पर ये कहां पर चले जाएंगे, अर्थात मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, राशि में प्रवेश करेंगे और वृषभ से फिर कहा जाएंगे मिथुन में। इसी प्रकार मीन राशि अंतर्गत जो राहु केतु घटते हुए विपरीत क्रम से राशि में गति करते हैं, जो समस्त प्लैनेट होते हैं वो मार्गी रहे, यहाँ पर विपरीत क्रम से राशि में गति करते हैं राहु। जैसे मेष से वो क्या जाएंगे, मेष में राहु बैठा है तो विपरीत कंडीशन में मीन में जाएंगे, तो कहां पर जाएंगे, कुंभ में जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से इनका साइकिल चलता। जब समस्त प्लैनेट और केतु के बीच में या मध्य में स्थित हो जाए, जस्ट पहले हमने इस पर बात की, तो वहां जो कुंडली होगी कालसर्प नामक योग से ग्रस्त रहती। अब प्राय देखे सर्प जो नामक जो योग जन्म चक्र में, मांक चक्र में बनता है, तो ऐसी जन्म पत्रिका वाला व्यक्ति अपने जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में वो संघर्ष करने वाला व्यक्ति, प्रत्येक क्षेत्र में बिना संघर्ष से कभी लाभ उसे मिल ही नहीं पाता है, और संघर्ष करने के बावजूद भी लाभ नहीं, इस प्रकार से घटित होती है। शारीरिक आर्थिक कर्ज में डूबा रहता है, आर्थिक नुकसान से परेशान, समस्या से घिरा रहता है। वैवाहिक जीवन में कोर्ट कचेरी संबंधित सुखों को अभाव, कर्ज से परेशान, ऐसा मैं नहीं, एक विद्वान ज्योतिषी मानते हैं। यहाँ योग उन जातकों की कुंडली में घटित होता है जिन्होंने पूर्व जन्म में किसी सर्प की हत्या करवा दी हो, मार दिया हो। लाल किताब को अगर इस प्रकार से देखा जाए तो लाल किताब कहती है सर्पों को मारने ने शनि को यहाँ पर और पीड़ित, शनि को खराब कर, पर भी नेगेटिव रिजल्ट देगा। पर क्या होता है कि वैदिक के हिसाब से अगर देखा जाए, वैदिक या लाल किताब से, पूर्व में किसी सर्प की हत्या करवाना, उसी पाप के कारण क्या होता है, ये योग जन्म कुंडली में घटित होता है। अनेक प्रकार कुंडली में घटित होते हैं। लग्न से 12 भावों, लग्न इत्यादि से 12 भावों में बनने वाले अन्य प्रकार के योग निर्माण होता है। पहला योग होता है सर्प योग। अब इसका नेक्स्ट पार्ट में इसका खुलासा करेंगे, तो किन ग्रहों के मध्य में ये योग घटित होता है, क्योंकि ये काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। होता है अनंत काल सर्प योग, अनंत काल सर्प योग। दूसरा योग होता है इसका कुलिक काल सर्प योग। दूसरा कौन सा होता है, कुलिक काल सर्प योग। ठीक, तीसरा योग होता है वासुकी काल सर्प योग। तीसरा कौन सा होता है, वासुकी काल सर्प योग, आप नोट कर लीजिएगा इसको। अगला जो चौथा योग बनता है कुंडली में काल सर्प का, शंख पाल योग, शंख पाल योग। अगला योग बनता है कुंडली में पद्म काल योग, काल सर्प योग। क्या बनता है, पद्म काल सर्प योग। ठीक है, नेक्स्ट योग बनता है महापद्म काल योग, महापद्म काल योग। कौन सा बनेगा, महापद्म काल सर्प योग। क्लियर।
सातवां योग बनता है जन्म कुंडली में, वो बनता है तक्षक, तक्षक काल सर्प योग। कौन सा बनता है? तक्षक। आप इसे नोट कर लीजिए, तक्षक काल सर्प। तो होता है आठवां जो ककोटक काल सर्प योग। ककोटक कौन सा योग होता है? ककोटक। ठीक। नेक्स्ट जो अगला काल सर्प योग बनता है वो किस नाम से बनता है? शंखनाद काल सर्प योग। कौन सा? शंखनाद, शंखनाद काल सर्प योग। ठीक है। अगला जो 10वां योग बनता है घात काल सर्प योग। कौन सा बनता है? घात काल सर्प योग। ठीक। जो अगला योग बनता है विषधर योग। 11वां योग कौन सा बनता है? विषधर योग। विषधर। आपको इन योगों को ध्यान में रखना है, ये वैदिक के लिए कारगर है, जो वैदिक सीख रहे हैं। अगला बनता है हमारा लास्ट जो 12वां योग बनता है सर्प दोष का, काल सर्प योग का, वो होता है शेषनाग। शेषनाग। ठीक। अब ये योग इस प्रकार से कुंडली में घटित होता है। नेक्स्ट पार्ट में इन योगों पर हम चर्चा करें। से आज के टॉपिक में हमने सर्प दोष किन ग्रहों से मिलकर होता है भी हमने चर्चा की। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्र।